से जल्दी जुड़ जाइएगा। साइंस की कुछ ओटियाँ और हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, वो आवाज़ और चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्या आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट आ रही है या नहीं आ रही है। ओके सर। अनिल कुमार, गुड मॉर्निंग। डॉली, डॉली अभी जुड़ी नहीं है। दुर्गेश, छवि, अजय पाल, गुड मॉर्निंग। जुड़ गई डॉली, ठीक है डॉली। वर्ग 3 की डेट आ गई है डॉली, ये जनवरी में होगा संभवतः। वैसे तो अभी भी आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर भी 2000 कोचिंग के बारे में कुछ नहीं है धर्मेंद्र। कोचिंग कब खुलेंगी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है अभी आप ऑनलाइन ही स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब सर्दियों में तो ये स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी आपके ये केस बढ़ जाते हैं तो और ज़्यादा स्थिति ख़राब है। इसलिए आप, जय हिंद संजय, आप घर पर रह कर की तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर है। कल व्यापम ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं आपकी, व्यापम ने, और ये शायद उससे संबंधित है, नर्स वगैरह की है, नर्स और टेक्निकल स्टाफ की जगह हैं। कल व्यापम ने निकाली हैं, दिसंबर में उसके एग्ज़ाम के बारे में बताया है। हालांकि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, डेटें आगे जाएंगी आपकी। और ये वर्ग 3 का भी जनवरी में बोल रहे हैं वो, तो जनवरी के हिसाब से आप तैयारी करें, हालांकि वो भी आगे जाएगा। चलिए आज अपन चालू करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, और रिपीटेशन कितनी बार हुआ है वो भी मैंने डाली हैं इसमें, जिस वजह से आपको पता चल जाएगा कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं। चलिए आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? बताइए जरा, जवाब दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? इसमें मलेरिया है, या कॉलेरा है, या जॉन्डिस है, या इनमें से कोई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? आरती ने जवाब दिया है मलेरिया। आप लोग और जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। डॉली, मलेरिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? ये मलेरिया बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। मलेरिया बीमारी को फैलाने का कार्य जो करता है, जिसे अपन कैरियर कह सकते हैं या वाहक कह सकते हैं, वो होता है मच्छर। और मच्छर में भी स्पेशल कौन सा मच्छर है आपका? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है वही इसे फैलाने का काम करता है। राहुल, कॉलेरा नहीं होता है, कॉलेरा तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है आपका। ये प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। कॉलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु के द्वारा होने वाली जो बीमारी है आपकी, वो कौन सी है आपकी? कॉलेरा है। और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया। तो आप आंसर, हाँ बिल्कुल सही है राहुल, तो ये मलेरिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये मच्छर होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मैंने कल भी डिस्कस किया था, कल से मतलब शनिवार को, कि जो खून पीने वाली जो वो होती हैं तो वो कौन है? मादा है यानी फीमेल है, और जो मेल होता है वो फूलों का रस पीता है, और जिसके द्वारा पीते हैं उसे प्रोबोसिस कहते हैं अपन। और इनका जो खून होता है जो पी रहे हैं, ये न्यूट्रिशन के काम नहीं आता, बल्कि ये जो अंडे देते हैं उस अंडे की प्रोटीन के निर्माण के लिए इनका ब्लड काम आता है। कोई बात नहीं है राहुल, कोई बात नहीं है। चलिए, ये कैसे प्रोसेस है इसकी, जब अपन बीमारी पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी सी मैं प्रोसेस बता देता हूं कि मलेरिया का जो परजीवी है प्रोटोजोआ, वो किस तरीके से फैलता है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। आपको ये एक मैंने चित्र बनाया है आपका, एक ये चित्र है आपका, और इस चित्र में ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, तो इसका जो मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम जो होता है, ये 2 एनिमल में अपना जीवन पूरा करता है। इसमें प्राइमरी होस्ट जो होता है आपका, वो प्राइमरी होस्ट होता है आपका मनुष्य यानी अपन लोग हैं, और सेकेंडरी होस्ट यानी द्वितीयक पोषक जो होता है वो होता है मच्छर आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम जो है आपका, वो 2 जीवों में आपका पूरा का पूरा अपना जीवन चक्र पूरा करता है। ये दोनों जीव यदि नहीं होंगे, इनमें से कोई भी एक नहीं होगा, तो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी होस्ट कौन है आपका? मनुष्य है, और सेकेंडरी होस्ट आपका कौन है? मच्छर है। तो जैसे ही मच्छर काटता है, यहाँ से चालू कर रहे हैं अपन, ये मच्छर से समझना जरा इसे। मच्छर जैसे ही काटता है तो मच्छर की जो लार होती है, उस लार में एक विशेष प्रकार का ये पाया जाता है, ये लार ग्रंथियाँ है आपकी मच्छर, इसमें पाया जाता है स्पोरोजोइट।
ध्यान देना जरा इस चीज़ को। इसमें कौन पाया जाता है? स्पोरोजोइट पाया जाता है। अरे यार यहाँ पर जो चल रहा है पहले उसको देख ले यार शैलेंद्र, पहले इसको देखो। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो स्पोरोजोइट है ये पाया जाता है आपका स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट मच्छर की लार में होता है। मच्छर जैसे ही मनुष्य को काटता है तो उसके ब्लड में स्पोरोजोइट आ जाते हैं। तो ध्यान देना जरा, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, मनुष्य के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम की या मलेरिया की? तो मनुष्य के लिए जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है वो होती है आपकी स्पोरोजोइट। ये क्या है आपका? स्पोरोजोइट। इस तरीके से स्पोर आते हैं आपके ब्लड में, और ब्लड से होती है पहुंच जाते हैं लिवर में। आप ये देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये क्या है आपका? लिवर है। और इस तरीके से लिवर में आती हैं। लिवर में ये साइजोगोनी करती हैं। साइजोगोनी का मतलब होता है अपना डिवाइडेशन करती हैं, अपनी आबादी को बढ़ाती हैं। इस तरीके से इन्होंने आबादी बढ़ाना चालू कर दी लिवर की कोशिकाओं में। फिर ये कोशिकाओं में ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट करने के बाद में ये दो भागों में बंट जाते हैं। एक छोटे होते हैं उनको कहते हैं माइक्रो, और जो बड़े होते हैं उनको बोला जाता है मैक्रो। तो बड़े वालों को क्या कहते हैं? मैक्रो, और छोटे वालों को क्या कहते हैं? माइक्रो। इस तरीके से इनके नाम होते हैं। तो जो मैक्रो होते हैं आपके, मैक्रो यानी बड़े वाले जो होती हैं, वो दोबारा से जाकर के लिवर की कोशिकाओं को डैमेज करना चालू कर देती हैं, और इसी बीच में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिसको कहते हैं हीमोजॉइन। इसके कारण से कपकपी दे करके अपन को बुखार आना चालू हो जाता है। इसके बाद में फिर क्या होता है, जो छोटे वाले होते हैं जो माइक्रो, वो आरबीसी पे जाती है। इनको साइजोन का नाम दिया जाता है। छोटे वाले होते हैं माइक्रो, ये आरबीसी में जाते हैं। आरबीसी में एक अंगूठी जैसी रचना बनाती हैं। उस अंगूठी जैसी रचना को अपन बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। तो ये आरबीसी में क्या कर रहे हैं? सिग्नेट रिंग स्टेज का निर्माण करते हैं। इस तरीके से सिग्नेट रिंग स्टेज बन जाती है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये कुछ काम नहीं करते। इनमें से जो मेल होता है वो अलग हो जाता है, फीमेल जो होता है वो अलग हो जाता है। तो मेल और फीमेल जो गैमीट हैं वो डले रहते हैं यहाँ पर अंदर। अब इनका कोई रोल नहीं है, इनको बोलते हैं गैमीटोसाइट। अब कोई नया मच्छर जैसी मनुष्य का ब्लड पीता है तो ये गैमीटोसाइट उस मच्छर के अंदर चले जाती हैं। अब उसके अंदर से जाकर के ये गैमीटोसाइट आ गए आपके, ये वाले इस तरीके से ये आपके आ गए। ये गैमीट है आपके, मेल और फीमेल, ये दोनों जुड़ते हैं तो जाइगोट बनाती हैं। जाइगोट से फिर ऊकीनाइट बनता है, फिर ये ऊसिस्ट बनता है। इस ऊसिस्ट से स्पोरोजोइट अलग हो जाती हैं, और अलग होकर के पहुंच जाते हैं लार ग्रंथियों में, और लार ग्रंथियों से होते हुए फिर दोबारा से ये मनुष्य के अंदर आ जाती हैं। तो जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन यानी सेक्चुअल साइकिल, सेक्चुअल साइकिल किस में पूरी हो रही है आपकी? मच्छर में। क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमीट मिल रहे हैं, और जिसमें मेल और फीमेल गैमीट नहीं मिलती वो साइकिल होती है एसेक्सुअल। तो मनुष्य के अंदर होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जैसे ये वाला है, और यहाँ पर होता है आपका लैंगिक जनन। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। ये जो वैकेंसी आई है सोनू, ये आपकी व्यापम की है। आज की अखबार में शायद दिया हुआ है इसके बारे में। आज की अखबार दैनिक भास्कर में आप देख लेना, और ये उससे संबंधित है, नर्सिंग स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, इनसे संबंधित है। पूरी डिटेल मैंने भी पढ़ी नहीं है, पढ़ करके फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा इसके बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, चलिए जरा। और दिनेश कैसे हो आप? देखो जरा यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से 3 प्रश्न और आपके तैयार हो गए, उनको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मनुष्य के लिए इन्फेक्टेड स्टेज कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट मनुष्य के लिए। मच्छर के लिए कौन सी है? तो ये गैमीट जा रहे हैं, तो गैमीटोसाइट, गैमीटोसाइट। तो ये ध्यान रखना ये दोनों चीज़ों को आपको। मच्छर के लिए इन्फेक्शन गैमीटोसाइट फैलाती हैं, और मनुष्य के लिए इन्फेक्शन स्पोरोजोइट फैलाती हैं। मच्छर के अंदर सेक्सुअल जनन होता है, जबकि इनके अंदर एसेक्सुअल जनन होता है मनुष्य के अंदर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अगला प्रश्न देख रहे हैं अपन आप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? यानी सबसे ज़्यादा रोग फैलाने के लिए कौन सा परजीवी है जो रोग फैलाता है आपका? लगभग मलेरिया 65% होता है। ध्यान रखें, मलेरिया 4 प्रकार का होता है। उन 4 प्रकार में से आपका एक प्रकार है जो बड़ा खतरनाक है। यही है वो चारों प्रकार। इनमें से एक है प्लाज्मोडियम, पी का मतलब यह प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो इन चारों में से 65% रोग का कारक कौन सा है? बताइए जरा। शिवम गुड मॉर्निंग, बताएं जरा जल्दी से। 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। शैलेंद्र का जवाब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जवाब दें जरा जल्दी से जल्दी। निर्मला का जवाब है प्लाज्मोडियम मलेरी।
ठीक है। संजय का जवाब है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ओके। सोनिया गुड मॉर्निंग, जरा जवाब दीजिए सोनिया आप, इनमें से चारों में से कौन सा जवाब है? लवकुश प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, डॉली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। चलिए अब इस पर डिस्कस कर रहे हैं अपन। काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया है, समझ लो जरा। ये ऑनलाइन टाइम 9 से 10 तो मैं पढ़ा रहा हूँ दिनेश भैया इस पर यूट्यूब पर, शिव क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर, और 10 से 11 मेरी MP चल रही है ऐप पर, और शाम को 7 से 8 मेरा साइंस चल रहा है ऐप पर। 1-2 क्लासेस और लॉन्च होने वाली हैं, वो एप्लीकेशन पर रहेंगी। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे को फ़ोन कर लेना, मैं पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। अब यहाँ पर जो आंसर होगा, भारत में मलेरिया के 65% रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो ये ध्यान रखना, ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा है आपका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। यहाँ पर आंसर होगा V। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लो आप लोग। अब यदि प्रश्न ऐसे कहता है तो 65% रोगों के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो उसमें हो जाता है वाइवेक्स। सबसे ज़्यादा रोग ये वाइवेक्स ही फैलाता है आपका। यदि प्रश्न आपसे ऐसे कहता वो कि सबसे खतरनाक कौन सा है, तो खतरनाक में फैल्सीफेरम हो जाता है आपका। सबसे ज़्यादा मौत का जो कारण बनता है वो आपका फैल्सीफेरम होता है। सबसे ज़्यादा रोग जो होता है वो वाइवेक्स का होता है। और वाइवेक्स की बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है आपकी वाइवेक्स में। ये इसमें क्या होता है कि 2 तरह का इलाज होता है आपका वाइवेक्स में। पहले तो सामान्य इलाज चलेगा आपका, फिर आगे चल करके वो गैमेटोसाइट में बदल जाती हैं। फिर डॉक्टर द्वितीय चरण में गैमेटोसाइट को मारने के लिए टैबलेट देता है। तो ये 2 चरण में इलाज होता है आपका वाइवेक्स का। वात-वाकी का पहले चरण में ही होता है। इसे ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ फीवर भी कहा जाता है इन बुखारों को, खासतौर से फैल्सीफेरम को, बुखारों का राजा। और इसके लिए जो दवाई है वो है कुनैन। कुनैन का प्रयोग करते हैं अपन, सिनकोना की छाल से मिलती है आपकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, यूट्यूब पर शिवम 10 बजे नहीं होगी, 10 बजे केवल ऐप पर है। शाम को 7 बजे भी ऐप पर है। तो ये कौन सी है आपकी? वाइवेक्स। मलेरिया वगैरह तो ये सब ऐसे ही हैं आपकी, ठीक है ना। ये है आपकी, इस तरीके से होता है। टेस्ट कर लेते हैं अपन, उसे पता लगा लेते हैं। ये अगला है गोलक्रमी, जिसे नेमेटोड से होने वाला रोग। गोलक्रमी या नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए जरा, फाइलेरिया है या फ्लोरोसिस है या इंसेफेलाइटिस है या कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग का मतलब होता है सफ़ेद दाग। बताइए जरा, गोलक्रमी या नेमेटोड से कौन सा रोग होता है? शाम को मैंने करवाया है ये आपका क्लासिफिकेशन जो चल रहा है साइंस में, उसमें मैंने बताया था नेमेटोडा से कौन सी बीमारी होती है। तो फाइलेरिया, फ्लोरोसिस, इंसेफेलाइटिस या कुष्ठ रोग, निकालें जरा, जवाब दें। फाइलेरिया। तालिब, फाइलेरिया, ठीक है। सोनू, फाइलेरिया बिल्कुल सही है। एकता सही है। दुर्गेश, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इंसेफेलाइटिस नहीं होता है आपका। मानसिंह, ये इंसेफेलाइटिस नहीं होता, फाइलेरिया होता है आपका। फाइलेरिया ये मैंने शाम को पढ़ाया भी है आपका। सिद्धार्थ, ये फ्लोरोसिस तो केवल किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। फ्लोराइड से जल जनित रोग है आपका, फ्लोराइड से होता है। फ्लोराइड की कमी से फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जो दांतों में केविटी बन जाती है, वो फ्लोराइड है आपका, है ना। फाइलेरिया होता है आपका। शाम की समय में मैंने नेमेटोडा पढ़ाया था, जिसमें मैंने एस्केरिस पढ़ाया था, जिसमें मैंने बाउचेरिया ब्रंकोप्टाई पढ़ाया था। जैसे हाथी पाँव रोग या फील पाँव रोग हो जाता है, तो वही आपका है नेमेटोड या गोलक्रमी। आपके ये ट्रू वर्म होते हैं, इससे होता है फाइलेरिया बीमारी आपकी, ठीक है ना। ध्यान रखना जरा। शिवम डी आंसर नहीं है। कुष्ठ तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है शिवम। लेप्रोसी जैसे अपन कहते हैं, तो वो नहीं है आपका। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये फाइलेरिया आंसर आपका बिल्कुल सही है। इसे अपन हाथी पाँव रोग के नाम से जानते हैं, और इसे फैलाने का काम एक मच्छर करता है, और उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। उस मच्छर का नाम क्या है? क्यूलेक्स मच्छर। इस तरीके से जो पैर होता है वो हाथी पाँव जैसा हो जाता है, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ जाता है फील पाँव। इसका नाम क्या पड़ता है? फील पाँव। देख सकते हैं, ये आपका क्यूलेक्स मच्छर, इसके काटने से होता है, और ये बिल्कुल फीताक्रमी जैसा होता है आपका, ठीक है। ध्यान रखना शिवम इसको। अगला है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? अभी अभी अपन ने पढ़ा था मलेरिया से प्रभावित कौन सा अंग होता है। देखिए, नंबर 1 हृदय है, नंबर 2 प्लिया या तिल्ली है, नंबर 3 फेफड़े हैं, और नंबर 4 गुर्दा। गुर्दा का मतलब किडनी होता है, फेफड़े का मतलब लंग्स है, प्लिया, तिल्ली इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, और हृदय को बोलते हैं हार्ट।
हृदय को क्या बोलते हैं? हार्ट। बताइएगा जरा आप लोग, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मानसिंह, किडनी प्रभावित नहीं होती। मानसिंह ध्यान रखिएगा, किडनी मलेरिया रोग में प्रभावित नहीं होती। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था पूरा। सबसे पहले जैसी आपकी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट आता है तो क्या प्रभावित होता है? स्पोरोजोइट कहाँ जाता है? सबसे पहले स्पोरोजोइट जाता है आपका, जो डैमेज करता है जिस अंग को, वो है लिवर। लिवर को करता है, आपने देखा होगा लिवर में जाता है, लिवर में जाके अपनी आबादी को बढ़ाता है। लिवर में जाके ये दो भागों में बढ़ता है, एक बड़ा जिसे अपन कहते हैं मैक्रो और एक छोटा जिसे माइक्रो। और जो बड़े होते हैं वो दोबारा से मुक्त होकर के फिर लिवर की कोशिकाओं को डैमेज करना चालू कर देते हैं, और जो छोटे होते हैं माइक्रो वो आरबीसी को नष्ट करते हैं आपके। समझ में आ गया? तो पहला प्रभावित कौन हुआ है? लिवर, और दूसरा प्रभावित कौन हुआ है? आरबीसी। अब देखो ढूंढो जरा इनमें से, तो इनमें तो न तो कहीं लिवर दिया है ना आरबीसी दिया है, गड़बड़ हो गई। अब सही है कि नहीं है? अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर इकट्ठी होती है? थोड़ा सोचो, आरबीसी कहाँ इकट्ठी होती है? तो आरबीसी इकट्ठी होती है आपकी स्प्लीन में, जिसे अपन प्लिया या तिल्ली के नाम से जानते हैं। तो कौन सा प्रभावित हो गया? प्लिया या तिल्ली। और यदि यहाँ पर लिवर ऑप्शन होता तो आंसर पहला लिवर होता। यदि यहाँ पर आरबीसी होता तो आंसर आपका आरबीसी होता। चूंकि आरबीसी कहाँ इकट्ठी हो रही है, उसने इनडायरेक्ट पूछा है इस प्रश्न को आपको। तो ये आरबीसी कहाँ इकट्ठी हो रही है? वो स्प्लीन में हो रही है। आरबीसी को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक, क्योंकि आरबीसी को नहीं, सॉरी तिल्ली को, प्लिया को। और यहीं पर आपकी आरबीसी नष्ट भी होती हैं, इसलिए उसे अपन कसाई खाना या बूचड़ खाना या कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? प्लिया या तिल्ली। समझ में आ गया ना? इनडायरेक्ट है ये आपका। यदि यहाँ पर लिवर आंसर होता तो अपन पहले लिवर लगाते हैं, ये सबसे बेस्ट आंसर है। फिर आपका आरबीसी होता, तो ये दोनों है नहीं। आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पर है? तिल्ली में इकट्ठी हो रही है आपकी, इसलिए अपन क्या कह देते हैं इसे? तिल्ली या प्लिया। इसी तिल्ली प्लिया को अपन शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। यहीं पर आपकी आरबीसी नष्ट होती है, इसलिए तिल्ली या प्लिया को अपन बूचड़ खाना, कसाई खाना भी कहते हैं। और आरबीसी का, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। यानी अपनी जो आरबीसी है वो कितने समय तक जिंदा रहती है? 120 दिन तक। और कुत्ते की जो आरबीसी है वो जिंदा रहती है लगभग 124 दिन तक। तो सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली जो आरबीसी है वो कुत्ते की है, और मनुष्य की आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। हाँ, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि आरबीसी इकट्ठा हो रही है उसमें, और आरबीसी यहीं 120 दिन के बाद नष्ट हो जाती है। ठीक है। हाँ, इसमें लिवर नहीं है, पहले आंसर लिवर ही होता तो लिवर नहीं है, फिर आंसर आरबीसी होता तो आरबीसी नहीं है। अब यहाँ पर आपका आरबीसी इकट्ठी कहाँ हो रही है? प्लिया तिल्ली में, इसलिए आंसर क्या होगा? प्लिया तिल्ली। ठीक है। ये होती है आपकी, इस तरीके की होती है, यहाँ पाई जाती है। ये पेनक्रियास होता है, उसके जस्ट पीछे पाई जाती है तिल्ली। इस तरीके की होती है ये तिल्ली, ये देख सकते हो आप, स्टमक के जस्ट पीछे की साइड में होती है ये। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, यानी जो निद्रा रोग है जिसमें नींद आ जाती है, वो बीमारी किसके द्वारा होती है? विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, या ब्लड प्रेशर के बढ़ने से? रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर है। या ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से? ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोश की जीव से। शैलेंद्र बिल्कुल सही जवाब है। और बताएं जरा आप लोग। बताएं जरा जल्दी से जल्दी। मानसिंह, शरीर में कैल्शियम की कमी से निद्रा रोग नहीं होता है। मानसिंह, कैल्शियम की कमी से निद्रा रोग नहीं होता। ये निद्रा रोग होता है केवल किससे? ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। जो प्रोटोजोआ है, शाम को मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने प्रोटोजोआ आपको पढ़ाया था। उस प्रोटोजोआ में मैंने बताया था ट्रेपेनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। ये ब्लड में रहता है आपका ट्रेपेनोसोमा। और इस ट्रेपेनोसोमा जो प्रोटोजोआ है, इसको वाहक का काम करता है एक मक्खी। उस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। उस मक्खी का नाम क्या है? सीसी मक्खी, जिसे अपन टीएससी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में उसे टीएससी लिखते हैं, लेकिन जो उसका उच्चारण होता है वो सीसी होता है। जूलॉजिकल नाम है उसका ग्लोसिमा पाल्मेटिस, और ये अफ्रीका में पाया जाता है। जैसे ये मक्खी काटेगी आपको, और वो अपनी लार के द्वारा ट्रेपेनोसोमा जो एक प्रोटोजोआ है वो आपकी बॉडी के अंदर पहुंचा देगी।
मलेरिया भी आपका प्रोटोजुआ द्वारा होता है और ट्रेपैनोसोमा भी, ये बीमारी भी आपकी प्रोटोजुआ द्वारा होती है। और जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये ट्रेपैनोसोमा पहुंचेगा फिर नर्वस सिस्टम को वो प्रभावित करेगा और आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। ठीक है, ये है आपका आंसर। ट्रेपैनोसोमा नामक एक कोशिकी जीव, ये एक कोशिकी जीव कौन सा? प्रोटोजुआ है आपके। ये आपका प्रोटोजुआ इस तरीके का होता है, ये ब्लड में पहुंचता है, ये है आपका ट्रेपैनोसोमा। ये आप जो देख रहे हैं ट्रेपैनोसोमा है। और जो मक्खी इसका वाहक है लेकर के जाती है, मक्खी लेके जाती है, ये मक्खी है आपकी, इस मक्खी का नाम है ग्लॉसिमा पाल्मेटेस या सीसी मक्खी। और ये होती कहाँ है बीमारी आपकी? इस तरीके से नींद आ जाती है, देखो ये सो रहे हैं साहब, ये इस मक्खी के काटने से है। चूँकि अपने इलाके में नहीं होती है ये बीमारी, इसलिए अपन को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है ना, सीसी मक्खी के काटने से होती है, बिल्कुल सही है संजय। और ये अफ्रीका महाद्वीप में होगी आपकी। ये बीमारी कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आपका। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपन। आप असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में 3 संचारी रोग होते हैं। प्रश्न है आपका, असुरक्षित पेयजल है यानी पीने का जो पानी है वो सुरक्षित नहीं है और स्वच्छता की अपन बहुत ज़्यादा कमी है। इस स्थिति में आपके विकासशील जो देश हैं उन देशों में 3 रोग बहुत ज़्यादा फैलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका, हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में ही आता है वर्षा। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है। शिवम मैं कोचिंग पर मिल जाऊंगा, कोचिंग पर मिल जाएगा ऐप शिवम, कोचिंग पर आप आ जाना या फ़ोन कर लेना तो पूरी जानकारी हम दे देंगे आपको। देखो जरा यार, तीव्र प्रवाहिका का मतलब होता है डिसेंट्री रोग। डिसेंट्री का मतलब होता है दस्त लगना। तीव्र प्रवाहिका डिसेंट्री, दस्त लगना। दूसरा है कैंसर और गाउट में दर्द होता है थोड़ा। मलेरिया रोग, तीव्र प्रवाहिका यानी डिसेंट्री और सिस्टोसोमा। अगला है ओंकासियसिस, श्वेत रक्तता और संधि रोग। अगला आमवात, मलेरिया और एड्स। यानी पानी के पीने के पानी से और स्वच्छता की कमी से कौन से 3 रोग होंगे? तो उसमें एक तो मलेरिया है आपका। अपन जानते हैं स्वच्छता की कमी से मच्छर पनपते हैं, पानी में ही मच्छर पनपते हैं, तो ये भयानक रूप से होता है। तीव्र प्रवाहिका यानी डिसेंट्री, पेयजल यदि आपका सही नहीं है तो फिर आपको दस्त लग जाती हैं। और इसके अलावा सिस्टोसोमियासिस, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण से होता है बीमारी। ये एक छोटा सा अमीबा होता है, उसकी वजह से होती है ये बीमारी। तो ये सब के सब आंसर कौन से होंगे? ये वाले होंगे, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका यानी डिसेंट्री और सिस्टोसोमियासिस। ये 3 बीमारियां हैं जो विकासशील देशों में पानी की वजह से होती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टो। ओके, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वो कौन सी बीमारी थी जिसके कारण से उन्होंने छोड़ा था आपका? पहला है एक अर्बुद ट्यूमर, रक्तस्राव, कुछ मेरुदंड द्रव और एक सिस्ट। बताएं जरा आप लोग। लिएंडर पेस ने टेनिस का खेल जो छोड़ा था वो किस बीमारी के कारण से छोड़ा था? लिएंडर पेस ने टेनिस का खेल किस बीमारी के कारण से छोड़ा था? रक्तस्राव, डॉली रक्तस्राव, ठीक है। बताएं जरा जल्दी से जल्दी। पढ़ा नहीं है? हाँ, ये पुराना है, ये एक्चुअल में सही कह रहे हैं आप शैलेंद्र, ये पढ़ा नहीं होगा आपने क्योंकि पुराना है। ये एक्चुअल में रक्तस्राव हुआ था। लिएंडर पेस को तो जानते हैं ना आप लोग। लिएंडर पेस टेनिस का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ये ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस ने एक संयुक्त जोड़ी बना करके कांस्य पदक जीता था, लिएंडर पेस और महेश भूपति के साथ में इन्होंने। ये रक्तस्राव हुआ था इनका, जो ये है आपका लिएंडर पेस। ये टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे। इनकी एक जोड़ी थी महेश भूपति के साथ और लिएंडर पेस, इन दोनों ने मिलकर के कांस्य पदक को जीता था ओलंपिक में इन्होंने। इस वजह से टेनिस आपका और ऊंचाई पर आ गया। इनका जो ब्रेन था उस ब्रेन में से रक्तस्राव होने लगा यानी ब्लड बाहर निकलने लगा। इस वजह से इन्होंने ये बीमारी की वजह से इसको छोड़ दिया था। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न आपका ऐसे पूछा जा सकता है, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित थे? महेश भूपति किस खेल से संबंधित थे? तो ये दोनों के दोनों किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। लक्ष्मण गुड मॉर्निंग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो आनुवांशिक रोग नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? रतौंधी नहीं है, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांधकता?
पहले आप ये समझ लें आनुवांशिक बीमारी होती क्या है। आनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो अपने जो पूर्वज होते हैं, चाहे मदर की साइड से हो या फादर की साइड से हो, उन पूर्वजों के द्वारा होने वाली बीमारी बच्चों में यदि आ जाती है तो उसको अपन कहते हैं आनुवांशिक डिसीज। तो इनमें से 3 तो आनुवांशिक डिसीज हैं, एक नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है। बिल्कुल सही है अवंतिका, बिल्कुल सही है रतौंधी। रतौंधी जो बीमारी है ये आनुवांशिक नहीं है, ये विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। तो ये रतौंधी बीमारी जो है वो किसकी वजह से होती है आपकी। बिल्कुल सही है मान सिंह, आपका मान सिंह सही है। ये गलत हो गया थोड़ा सा आपका निर्मला, थोड़ा सा ध्यान रखें निर्मल, सब सही है और है ना। तो ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। रतौंधी बीमारी किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी के कारण से होती है। और ये किसकी बीमारी है, आँखों की बीमारी है। ये बीमारी किसकी है, आँखों की। रतौंधी बीमारी में आँखें प्रभावित होती हैं आपको, ये इस तरीके से आँखों की बीमारी है। और ये जो रंजकहीनता है इसे अपन एल्बिनिज्म कहते हैं। इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ये चला जाता है आपका, और आपकी त्वचा इस तरीके की हो जाती है, इस तरीके की हो जाती है अपन। ये एल्बिनिज्म बीमारी है आपकी। ये बीमारी कौन सी है, रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। देख लीजिएगा संजय, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रंजकहीनता या एल्बिनिज्म बीमारी है, ये जीन के डिसऑर्डर के कारण से होती है। यानी आपकी बॉडी के अंदर जब जीन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो इस तरीके से आपके शरीर से पिगमेंट गायब हो जाता है। और जब मेलेनिन पिगमेंट आपकी बॉडी से गायब हो जाता है तो आपकी जो त्वचा है बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है एकदम। तो इस बीमारी को अपन कहते हैं रंजकहीनता। या हो गया क्लियर, ये आनुवांशिक बीमारी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाती है आपकी। ओके संजय। और इसके बाद हीमोफीलिया, ये हीमोफीलिया को रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिटेन की महारानी के खानदान में हुई थी ये बीमारी, इसलिए इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। ये बीमारी में पुरुष प्रभावित होते हैं, महिलाएं केवल वाहक का कार्य करती हैं। ये बीमारी कभी भी महिलाओं को नहीं होगी, महिलाएं केवल कैरियर का काम करेंगी। और ये बीमारी से प्रभावित कौन होते हैं, तो पुरुष प्रभावित होते हैं, ध्यान रखना। इस बीमारी में क्या होता है, यदि आपका ब्लड यानी निकलने लगा या कट लग गया तो लगातार खून बहता रहेगा, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है ना, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। ये हीमोफीलिया बीमारी है। और यह वर्णांधता, जिसे अपन कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। ये बीमारी और आपकी हीमोफीलिया बीमारी बिल्कुल सेम है। इस बीमारी में भी महिलाएं वाहक का कार्य करती हैं, यानी कैरियर का काम करती हैं, स्वयं कभी भी प्रभावित नहीं होंगी। ये ध्यान रखिएगा, स्वयं को बीमारी नहीं होगी, ये केवल ले जाने का काम करेंगी। ये एक जीन होता है ए, उसके कारण से होता है आपका, एक्स जीन के कारण से होता है आपका, सॉरी। और ये भी ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें अपन रंगों का अंतर नहीं कर पाते। लाल हरे रंग में पता नहीं लगा पाते अपन कौन सा रंग है। ये इस तरीके से देखो, ये साधारण दृश्य है आपका। और यदि अपन कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो आपको ऐसा नजर आएगा, लाल हरे रंग में कोई अंतर नहीं होता आपका। तो ये बीमारी है आपकी वर्णांधता। अगला प्रश्न है आपका, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। चलिए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। जे.जी. मेंडल, हैकल, सर रोनाल्ड रोस या डार्विन, कौन है आपके इनमें 4 में से जवाब दें आप लोग। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जे.जी. मेंडल, हैकल, सर रोनाल्ड रोस या डार्विन। अवंतिका का जवाब है एकता, ठीक है। सभी लोगों का सही जवाब है इसमें, सर रोनाल्ड रोस। आप बता सकते हैं सर रोनाल्ड रोस का जन्म कहाँ हुआ था। एक प्रश्न और है मेरा, जरा बताएं आप लोग। बिल्कुल सबका जवाब सही है, बिल्कुल एकदम। सर रोनाल्ड रोस का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं जरा। सर रोनाल्ड रोस का जन्म कहाँ हुआ था, मालूम हो तो बताएं जरा। सबका जवाब सही है, कोई गलत नहीं है यहाँ पर। एक प्रश्न और है मेरा, रोनाल्ड रोस हैं जो, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। अच्छा, मैं 4 विकल्प दे रहा हूँ, भारत में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बताएं जरा, जवाब दीजिए। नहीं मालूम, नहीं पता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था भारत में ही, और भारत में भी कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जिला है, जनपद है, और उसका नाम है अल्मोड़ा। तो इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, ये भारत के हैं, ये ध्यान रखना जरा। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। ये आपके रोनाल्ड रोस, इन्होंने ही पहली बार बताया था
क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि जो गंदी हवाएं चलती हैं उन गंदी हवाओं के कारण से मलेरिया का रोग होता है। इन्होंने पहली बार बताया था कि ये मच्छर के द्वारा होता है। ये बीमारी किसके द्वारा होती है? मच्छर के द्वारा। तो मच्छर के द्वारा बताने वाला जो पहला व्यक्ति था वो रोनाल्ड रोस था आपके, और इसी वजह से रोनाल्ड रोस के जन्म दिवस को ही अपन मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अभी मलेरिया का टीका नहीं मिला है और इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा उत्तराखंड में आता है आपका। इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि मलेरिया के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। मच्छर के द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसमें क्या होगा आपका? एक व्यक्ति है उसको फेनिलकीटोन्यूरिया रोग हो गया है तो इसमें क्या होगा? नंबर 1, ब्रक माने किडनी होता है, किडनी फेल होंगे, यकृत का फेल होना या मानसिक जड़ता होगी। तो ये ब्रक का फेल होगा या यकृत फेल होगी या मानसिक जड़ता होगी? बताएं जरा। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसमें ब्रक फेल होगा, यकृत फेल होगा या मानसिक जड़ता या नपुंसकता? बताएं जरा क्या होगा इसमें फेनिलकीटोन्यूरिया रोग में? फेनिलकीटोन्यूरिया रोग में क्या होगा? जवाब दें। जवाब दीजिएगा। मानसिक जड़ता, बिल्कुल सही है। अब तो आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अवंतिका, मानसिक जड़ता नहीं है वो, ये नपुंसकता नहीं है, मानसिक जड़ता है। मानसिक, यकृत फेल नहीं होता है, मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता समझते हैं आप लोग? मानसिक जड़ता का मतलब होता है सोचने समझने की क्षमता न रहना, मतलब मंद बुद्धि हो जाना। सामान्य भाषा में अपन कहते थे ना मंद बुद्धि, तो ये मंद बुद्धि हो जाते हैं फेनिलकीटोन्यूरिया रोग में अपन। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर है आपका। कोई बात नहीं है, अपन पढ़ेंगे आगे। ये इस तरीके से मानसिक जड़ता हो जाती हैं और आपका मंद बुद्धि हो जाती है। इसमें इस बीमारी में मंद बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्यों? बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहलाता है क्यों? ये पानी के बुलबुले के कारण होता है। नंबर 2, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। नंबर 3, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। नंबर 4, इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जा सकता है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। क्या बहुचर्चित बबल बेबी रोग किस कारण से होता है? बताएं जरा। अच्छा प्रश्न है ये, बहुचर्चित बबल बेबी रोग। जवाब दीजिएगा जरा। बहुचर्चित बबल बेबी रोग पानी के बुलबुले के कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। क्या आंसर होगा इसमें? बताएं, कोशिश करो। थोड़ा सा भी आपको याद आ रहा हो, कुछ भी टल्ले मारने की कोशिश करो कि देखो आंसर सही पड़ता है या नहीं। छवि, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। अंशुल, रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। और सोचें जरा, और लोगों के जवाब नहीं आए। सिद्धार्थ, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। वर्षा, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका, वो आंसर होगा आपका सी, रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? सी। तो देखिएगा जरा, ये इस तरीके का है, सी आंसर है आपका। बिल्कुल सही आंसर है ये सी। ये इस तरीके से देखो, ये प्लास्टिक का ये बुलबुला है, प्लास्टिक का ये बबल बना दिया है, इसके अंदर रख करके बच्चे का इलाज किया जा रहा है। इसी वजह से इसको कहते हैं बहुचर्चित बबल बेबी रोग, क्योंकि ये बबल के अंदर इसका इलाज किया जा रहा है। मैं चित्र दिखा करके आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इन चित्रों के द्वारा आपको आसानी से याद रहेंगे। रटने की आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वैसे आप रटोगे तो भूल जाओगे आप। अब ऐसे अपन सोचेंगे बहुचर्चित बबल बेबी रोग क्या होगा, तो यही दिमाग में आएगा कि शिशु लार के बुलबुले बनाता होगा। और छोटे छोटे बच्चे होते ही आपने देखे होंगे, लार के बुलबुले टाइप के निकलते रहते हैं उनके मुंह से, तो वही दिमाग में आएगा, जबकि वो नहीं है। ये क्या है एक्चुअल में? ये प्लास्टिक का एक बबल होता है, यानी गुब्बारा टाइप का होता है, उसके अंदर रख करके बच्चे का इलाज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है ये। ठीक है ना डॉली, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक और मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ इसकी,
इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ये प्लास्टिक का ये पूरा बंद है आपका, और इसके अंदर रख करके बच्चे का इलाज किया जा रहा है, जिससे उसको हानिकारक जो कीटाणु वगैरह होती हैं, जर्म होती हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होती हैं, तो हानिकारक जो कीटाणु वगैरह उससे प्रभावित न हो, इस वजह से ऐसा किया जाता है। आज के लिए अपन इतना ही कर रहे हैं। बाद बाकी की अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस चालू होगी वो 10 बजे से क्लास चालू होगी आपकी, और 10 बजे से रहेगी मध्य प्रदेश का टूरिज्म। वो आज मैं मध्य प्रदेश के टूरिज्म में स्पेशल आपको जो पढ़ाऊंगा वो है मांडू की यात्रा करवाऊंगा, और साथ में उज्जैन। तो आज मांडू और उज्जैन चलेंगे। आप लोग नोट्स में से थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, या जुड़े नहीं है, या एप्लीकेशन अभी ली नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप जल्दी से जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस चालू नहीं होंगी, सरकार ने कोई इजाज़त नहीं दी है। यदि आप चालू कर भी देते हैं इनको और कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी 3-4 टीचरों पर केस दर्ज भी हुआ है। बाय द वे, जैसे अपन कोचिंग चालू करते हैं ऑफलाइन, आप पढ़ने के लिए गए और सर को यदि कोरोना हो जाता है और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए, तो फिर वो 14 दिन की पढ़ाई कैसे होगी आपकी। तो इससे अच्छा है कि अभी आप घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छता का पालन करें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मुलाकात अपनी 10 बजे होगी। ओके।